करते हैं। एक बार फिर से बोलूंगी, पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा इन पॉइंट्स को नोटेड डाउन करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, और मैं बताती जाऊंगी कि प्रीलिम्स में कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए, ये एक पैराग्राफ आपके सामने देखने को मिल रहा है। इस पैराग्राफ से, सिर्फ एक पैराग्राफ से 5 या 6 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आए हुए हैं, आइदर इन यूपीएससी और इन यूपीपीसीएस और इन सम अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। जैसे कि क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, वास्को ड गामा कैलिकट पोर्ट पे कब पहुंचते हैं? 20 मई 1498 को भारत में वास्को ड गामा कैलिकट पोर्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीलिम्स में क्या पूछा हुआ है। वास्को ड गामा लेड बाय गुजराती गाइड अब्दुल मजीद अराइव्ड एट विच पोर्ट ऑन 20 मई 1498? तो देखिए बच्चों, कैलिकट पोर्ट पे पहुंचते हैं। पहला पॉइंट, कब पहुंचते हैं? 20 मई 1498। अगर तारीख नहीं पूछता है तो ईयर जरूर पूछता है, और पूछा हुआ है प्रीलिम्स एग्जाम में 1498। पोर्ट भी पूछा हुआ है, कहाँ पे पहुंचते हैं वो। दूसरा चीज, वो जो जो जिस कैलिकट पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन मीन्स आप कह सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में अगर ऑप्शन रहता है तो ये पूछ लेगा कि कैलिकट पोर्ट कहाँ है, इंडिया के किस पार्ट पे है। तो इंडिया के जो इंडियन वेस्टर्न कोस्ट पे जो है आपको कैलिकट पोर्ट देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट देन वास्को ड गामा जब भारत पहुंचते हैं कैलिकट पोर्ट पे 20 मई 1498 को, किस गुजराती गाइड के लीडिंग, किस गुजराती गाइड, कौन वो गुजराती गाइड रहता है? वो जो है अब्दुल मजीद रहते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहले जो है देखिए हम लोगों ने सब कुछ वास्को ड गामा से जुड़ा हुआ सभी पॉइंट्स कवर कर लिए। बस एक पॉइंट रह गया कि XYZ वो कौन है जो गुजराती गाइड अब्दुल मजीद की लीडरशिप में जो है कैलिकट पोर्ट पे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे 20 मई 1498 को पहुंचते हैं। तो बच्चों वास्को ड गामा रहते हैं। वास्को ड गामा छोड़ करके हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस बना लिए थे, और लास्ट में जो है क्वेश्चन हमारा वास्को ड गामा से बन गया। तो सीधा सीधा देखिए 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए देख लिए, जो एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, he at Vasco da Gama successfully discovered a new and all sea route to India from Europe। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ कि किसने जो है एक नया सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया और यूरोप के बीच में। तो ये कौन थे बच्चों? वास्को ड गामा थे। जितने पॉइंट्स मैं बता रही हूँ सभी पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एंड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। थोड़ी देर में जैसे ही हमारे सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मैम ने जितने भी पॉइंट्स इनिशियली बताए थे सभी से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक भी जब हम PY क्विज अभी हम करेंगे तो वहां पे आप लोगों का जो है ये सब डिस्कशन करने के बाद एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेमोरिन वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीधा सीधा पूछा हुआ है कि जब वास्को ड गामा कैलिकट पोर्ट पे पहुंचते हैं 20 मई 1498 को, तो उनका स्वागत वहां के किस लोकल रूलर के द्वारा किया जाता है? तो बच्चों वहां के लोकल रूलर जेमोरिन रहते हैं, उनके द्वारा जो है वास्को ड गामा का स्वागत कैलिकट पोर्ट पे किया जाता है इन 1498। The next point, the arrival of the Vasco da Gama in India started a new era of trade between the Portuguese and India। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप अगर मे भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, तो फिर आप खुद क्वेश्चन एक जनरेट कर सकते हैं। देखिए जब भी मैं सेशन लेती हूँ वहां पे मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताती हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस खुद बनाना की कोशिश कीजिए कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं कि किसके भारत में अराइवल से जो है पुर्तगीज और इंडिया के बीच में, पुर्तगालियों और भारत के बीच में एक न्यू एरा ऑफ ट्रेड जो है शुरू हो जाता है। तो वास्को ड गामा के अराइवल से पुर्तगीज एंड इंडिया के बीच में न्यू एरा ऑफ ट्रेड शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो 60 टाइम लिखा हुआ है, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, वास्को ड गामा को जो है कितनी गुना जो है ज्यादा प्रॉफिट होती है इन द बिजनेस ऑफ ब्लैक पेपर विच वॉज एनफ टू ल्योर अदर मर्चेंट्स टू इंडिया। तो 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट होता है वास्को ड गामा को, जिसकी वजह से जो है अदर जो मर्चेंट्स रहते हैं वो भारत की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? वास्को ड गामा वो हैं जो भारत में इंडिया और यूरोप के बीच में जो है नए सी ट्रेड रूट को डिस्कवर करते हैं। भारत में कैलिकट पोर्ट पे 20 में 1498 को पहुंचते हैं। अब्दुल मजीद की लीडर गाइड में
और जब वो कालीकट पोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पे उनका स्वागत जैमोरिन नाम के एक रूलर के द्वारा किया जाता है। एंड वास्को ड गामा को जो है, जब ये भारत के से जो है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च की हम बात कर रहे हैं, ये जो अब ले जाकर के अपने वास्को ड गामा जब बिजनेस का जब व्यापार करते हैं ब्लैक पेपर का, तो इससे जो है 60 गुना जो है मोर प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो एक्चुअली सीधा ये जो 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में के ही एक्सप्लेनेशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट जैसे ही PYQs हम यहाँ पे लेकर के आएंगे, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सभी बच्चे जो है ध्यान से ईच एंड एवरी पॉइंट को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब यहाँ से देखिए 1505 लिखा हुआ है, 1505 से क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए ये जो लिखा हम पढ़ रहे हैं, अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, तो हम लोगों ने जो है ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट इसका पहले डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है घटना चक्र सीरीज हमारी ये शुरू हुई है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब चलिए हम देखते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं। इन 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अराइव्ड एट इंडिया एज फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर एंड वाइसराय। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि पहला भारत में 1505 में पहला पुर्तगीज गवर्नर और वाइसराय कौन था बच्चों? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, जो भारत में जो है पहले पुर्तगीज गवर्नर और वाइसराय थे, जो कि 1505 में भारत आते हैं। इन द लाइट ऑफ पुर्तगीज ट्रेड इंटरेस्ट एंड टू एस्टैब्लिश पुर्तगीज अथॉरिटी टू इन द इंडियन ओशन, अल्मीडा टेंडर्ड द ब्लू वाटर पॉलिसी। देख सकते हैं आप, अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है अप्लाई किया था इंडियन ओशन में? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही थे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में कि अल्मीडा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जिसके बारे जो कि भारत में 1505 में पहुंचते हैं, उसके बाद जो है इंडिया में जो है पुर्तगीज गवर्नर कौन होता है? तो देखिए बच्चों, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क की हम बात कर रहे हैं। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क 1509 में भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद एज अ पुर्तगीज गवर्नर आता है। इन 1510 he snatched Goa from the Yusuf Adil Shah, the ruler of Bijapur, and established his authority there। अब देखिए ये पॉइंट अगर जो लिखा हुआ 1510 वाला, यहाँ से सीधा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने किससे गोवा को छीन लिया था और वो कहाँ का रूलर था? तो देखिए गोवा को जो है यूसुफ आदिल शाह से जो है छीन लिया गया था, जो कि बीजापुर के रूलर थे। तो आप देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से सीधा हम लोगों ने देख लिया कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बच्चों गोवा को किससे छीना था? हु वाज द रूलर ऑफ बीजापुर? यूसुफ आदिल शाह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि किसने जो है 1510 में गोवा को जो है गोवा को यूसुफ आदिल शाह यानी हु वाज द रूलर ऑफ बीजापुर उससे छीन लिया था, स्नैच कर लिया था? तो वो कौन थे? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हु इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया? तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को जो है हम रियल फाउंडर बोलते हैं ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया। अभी जितने पॉइंट्स हम यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं, सभी पॉइंट्स से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग बच्चों सुनिएगा, समझिएगा एंड प्लीज अपने कॉपी में जो है इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अभी हम लोग जो है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के पहले हम लोगों ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में पढ़ा, देन हम लोगों ने अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा। देन इसी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क की हम बात कर रहे हैं। इसी ने 1511 में मलक्का को कैप्चर कर लिया था। मलक्का जो है एक साउथ ईस्ट एशियन मार्केट का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साउथ ईस्ट एशियन मार्केट था। इन 1515 ही कैप्चर्ड द हॉर्मोज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, जो है मे भी जो है आप यूपी पीसीएस या फिर आप कह सकते हैं स्टेट पीसीएस के लिए जो है इस क्वेश्चन को आप सोचेंगे कि नहीं मे भी ना आए, या फिर जो है कुछ चीजें जो है एक्चुअली आप कह सकते हैं जो आप लोगों को आसानी से चीजें याद हो जाती हैं, उस चीज को बच्चे ज्यादातर पढ़ लेते हैं, बट जो थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें होती हैं उन्हें वो स्किप कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी में भी जो है क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से पूछा हुआ है और यूपी पीसीएस एंड स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन यहाँ से बच्चों आए हुए हैं।
तो क्वेश्चन है कि किसने जो है 1511 में मलक्का को कैप्चर कर लिया। 1515 की जब हम बात करते हैं उसमें जो है 1515 में हॉर्मुज को भी जो है कैप्चर कर लिया, विच इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ। तो ये बच्चों देखिए, अल्बुकर की हम बात करें, अल्फोंसो डी अल्बुकर की हम बात करें, देन नीना दो कुन्हा की हम बात करते हैं। नीनो दो कुन्हा या कहिए या फिर नीना दो कुन्हा कहिए, एज्यूम द गवर्नर ऑफिस आफ्टर द अल्बुकर इन 1529। देखिए जहां हम लोगों ने बात किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, जो कि 1505 में पुर्तगीज गवर्नर बनकर के भारत आता है। वहीं अल्फोंसो डी अल्बुकर की हम बात करते हैं तो 1509 में जो है ये अल्मीडा के बाद गवर्नर बनता है। उसके बाद बच्चों हम लोग नीना दो कुन्हा की बात करते हैं, जो कि गवर्नर बनते हैं 1529 में एंड रिमेन द गवर्नर टिल द एंड ऑफ द 1538। तो देख सकते हैं कि आप 1539 से लेकर के 1538 तक नीना दो कुन्हा जो है गवर्नर पद पे रहता है। देन सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय पुर्तगीज ट्रैवलर वास्को ड गामा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, आप देख सकते हैं सेपरेटली भी यहाँ मेंशन कर दिया है कि किसके द्वारा जो है वो कौन पुर्तगीज ट्रैवलर था जिसने सी रूट डिस्कवर किया इंडिया और यूरोप के बीच में। बच्चों ये वास्को ड गामा थे। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वास्को ड गामा कहाँ के ट्रैवलर थे, तो ये पुर्तगीज ट्रैवलर थे, ध्यान रखिएगा, ही वाज द पुर्तगीज ट्रैवलर। वेयर स्पेनिश ट्रैवलर कोलंबस डिस्कवर्ड अ रूट टू अमेरिका। अब देखिए जब हम वास्को ड गामा की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो वास्को ड गामा जो है इन्होंने ही वॉज अ पुर्तगीज ट्रैवलर एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेनिश किसने जो है अमेरिका के लिए जो है आप कह सकते हैं अमेरिका की खोज किसने की थी या फिर जो अमेरिका के लिए रूट किसने डिस्कवर किया था, तो ये कोलंबस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो स्पेनिश ट्रैवलर थे, जहां वास्को ड गामा पुर्तगीज ट्रैवलर थे। वहीं जब हम कोलंबस की बात करते हैं हु डिस्कवर्ड अ रूट टू अमेरिका, ये एक स्पेनिश ट्रैवलर थे। तो ध्यान रखिएगा कोलंबस was the Spanish traveler and Vasco da Gama was the Portuguese traveler। वास्को ड गामा ने सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया एंड जब हम कोलंबस की बात करते हैं ही डिस्कवर्ड अ रूट टू अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कैप्टन कुक ऑफ द ब्रिटेन डिस्कवर्ड अ रूट टू ऑस्ट्रेलिया। देखिए जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप पढ़ेंगे, तो वहां पे बच्चों जो है कुक स्ट्रेट के बारे में आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम पढ़ते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं, हिस्ट्री पे आते हैं। तस्मान सी के बारे में भी जो है आपको ऑस्ट्रेलिया का जब टॉपिक आप कवर करेंगे ज्योग्राफी में, तो तस्मान सी के बारे में भी वहां आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं कैप्टन कुक ऑफ ब्रिटेन डिस्कवर्ड अ रूट टू ऑस्ट्रेलिया। अभी हम लोगों ने देखा अमेरिका के लिए रूट कोलंबस ने डिस्कवर किया, वो वाज अ स्पेनिश ट्रैवलर। देन इंडिया के लिए सी रूट वास्को ड गामा ने डिस्कवर किया, जो कि पुर्तगीज ट्रैवलर थे। अब हम देख रहे हैं बच्चों ऑस्ट्रेलिया के लिए रूट किसने डिस्कवर किया था, तो कैप्टन कुक ऑफ ब्रिटेन डिस्कवर्ड द रूट टू ऑस्ट्रेलिया। देखिए कैप्टन कुक जो है ब्रिटेन के थे जिन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए रूट डिस्कवर किया। वहीं जब हम बात करते हैं तस्मान ऑफ हॉलैंड डिस्कवर्ड वॉन डेमन्स लैंड, करंटली तस्मानिया एंड द न्यूजीलैंड। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। आप लोगों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी सभी पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में एक्चुअली आए हुए हैं एंड PYQs घटना, PYQs यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार आप लोगों ने सभी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स तो नहीं बोलूंगी मैं, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के प्रीवियस क्वेश्चन, एनवायरमेंट, सबका एक बार आप लोगों ने कवर कर, तो आपको खुद कवर करने के बाद जब सभी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ लेंगे तो वहां आपको रियलाइज होगा कि 50% पार्ट जो है आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो कवर हो चुका है। तो कोशिश कीजिए जो घटना चक्र सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ने के लिए। चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट पे। 1503 की हम बात करेंगे। कोचिन में फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट जो है स्टैब्लिश किया जाता है बाय अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क। ही वाज नॉट अ वाइसराय देन। अब देखिए अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क की हम जहां बात कर रहे हैं बच्चों, देखिए अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क के हम बारे में जहां बात कर रहे हैं, वाज केम एज अ गवर्नर इन 1509 आफ्टर द अल्मीडा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे
इन 1503 कोचिन फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट जो है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के द्वारा ही स्टैब्लिश की जाती है, और ये जो है इस समय वाइसराय नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाया हुआ है कि 1503 में कोचिन में जब फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के द्वारा बनाया जा रहा था, क्या उस समय वो वाइसराय था? तो नहीं, उस समय वो वाइसराय नहीं था। या फिर एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब 1503 में कोचिन में फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट बनाया जा रहा था, तो किसने जो है उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, जो उस समय वहां का वाइसराय नहीं था? तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था, who was not the viceroy of India at that time. Then Portuguese were the first to establish trade relation with India in the medieval times. अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो किसके द्वारा, जो वो कौन थे जिन्होंने इंडिया से पहली बार जो है मेडिवल समय, मेडिवल टाइम की हम बात कर रहे हैं, इंडिया से फर्स्ट टाइम जो है ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश किया, ये कौन थे बच्चों? पुर्तगीज थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सभी पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे हम फोकस करें, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Then the sequence of the arrival of European companies to India is, हम पुर्तगीज के बारे में अभी लगातार डिस्कस कर रहे हैं, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। देख सकते हैं आपकी सीक्वेंस क्या है। आपसे अगर सीक्वेंस, एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम ये यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि हर पॉइंट से जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और ये जिस्ट हम उठाए हुए हैं घटना चक्र में, जितनी पॉइंट्स मेंशन किए उन्हीं का हम जिस्ट कवर कर रहे हैं। पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। देन पुर्तगीज वर फर्स्ट टू अराइव इन 1498, ये भी हम लोग को पता है, एंड वेयर लास्ट टू लीव इन 1961। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत में पहली बार जो है पहुंचने वाले आने वाले कौन थे? वो पुर्तगाली थे, 1498 में आते हैं। और भारत से जो है सबसे आखिरी में जाने वाला कौन रहता है? कौन यूरोपियन पावर रहता है? तो वो ये भी जो है बच्चों पुर्तगाली ही रहते हैं, जो कि 1961 में भारत से जाते हैं। इन 1961 द पुर्तगीज गवर्नर जनरल ऑफ गोवा वॉज मैनुअल एंटोनियो वासालो सिल्वा। 1958 टू 1961 तक था। तो देखिए 1961 में पुर्तगीज जो है लास्ट में ये भारत छोड़ करके जाते हैं, और पहली फर्स्ट जो अराइव होता है, भारत में अराइवल होता है, ये पुर्तगालियों का ही होता है 1498 में। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 1960। यह चीज आप लोग को क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि 19, ठीक है, आप लोगों को पता चल गया है, ये बात आप लोग को पता है, अच्छी बात है कि भारत से सबसे आखिरी में जाने वाले ये पुर्तगाली ही रहते हैं 1961 में। जब ये 1961 में भारत से जाते हैं तो उस समय पुर्तगीज गवर्नर जनरल कौन था गोवा का? तो मैनुअल एंटोनियो वासेलो ए सिल्वा जो है पुर्तगीज गवर्नर जनरल थे 1961 में। देन नेक्स्ट पॉइंट, जोसे फेरेरा बोसा was the governor general of Goa when India got independence in 1947। अब देखिए बच्चों, जहां हम 1961 की बात कर रहे थे, वहां पे जो है मैनुअल एंटोनियो वासालो ए सिल्वा थे। वहीं जब हम बात कर रहे थे 1947 की, जब हमारा देश आजाद होता है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था गोवा का? तो जोसे फेरारे बोशा वाज द गवर्नर जनरल ऑफ गोवा। अब देखिए यहाँ जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये मुझे अच्छे से पता है, आप लोगों में से शायद ही 10% या 20% बच्चों को ही ये चीज पता, और जिनको पता है वो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है, जो सभी लोगों को नहीं पता होता है, वो बातें आप लोगों को पता है। कोई बात नहीं, अगर जिनको नहीं भी पता है, जो बच्चे मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं, आज के बाद उन्हें ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। Among all the European powers, Portuguese were the first to establish sea trading centers in India। अब देखिए जहां पुर्तगाली पहली बार भारत आते हैं, फर्स्ट अराइवल होता है, फर्स्ट अराइव इन इंडिया जो है पुर्तगीज ही होते हैं। वहीं किसने जो है पहले जो सी ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश किया, ये भी जो है बच्चों पुर्तगाली ही थे, पुर्तगीज ही थे। इस नाम को जरूर याद रखिएगा, जोसे फेरारे बोशा was the governor general of Goa when India got independence in 1947। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पुर्तगीज इन 1503 established their first factory at Cochin, whereas their second factory was established at Kannauр in 1585। अब देखिए दो स्टेटमेंट करके एक्चुअली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश की थी और कब की थी? कोचिन में स्थापित किया था, 1503 में स्थापित किया था। दूसरा फैक्ट्री बच्चों पुर्तगालियों ने कहाँ स्टैब्लिश किया था? कन्नौर में किया था, कन्नूर में 1505 में। तो आपके सामने देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुर्तगीज, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे क्वेश्चन बना सकता है, एक नया क्वेश्चन जनरेट कर सकता है कि पुर्तगीज इन 1504 स्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचिन।
अब देखिए, अगर आप लोग को पता होगा कि 1503 में स्टैब्लिश किया था, तभी जो है ये चीज सही होगा, वरना जो है अगर कंफ्यूजन होगा तो कोचिन आप लोगों को में भी पता हो कि पहली फैक्ट्री कोचिन में स्टैब्लिश की गई थी, ईयर ना पता हो या फिर ईयर पता भी तो कंफ्यूज हो गए हो, तो फिर देखिए आप ये स्टेटमेंट आप लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि 1503 में इन्होंने जो है पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कोचिन में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दे देगा कि सेकंड फैक्ट्री इन्होंने कहाँ स्टैब्लिश की। सेकंड फैक्ट्री इन्होंने कन्नौज 1505 में स्टैब्लिश की थी। अब देखिए, पहला वाला गलत आपके सामने मेंशन कर दिया, दूसरा पॉइंट उसने सही ऑप्शन दिया, और ए बी सी डी ऑप्शन में ए दे दिया, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी दिया, ए करेक्ट एंड सॉरी पहला दे दिया ए, फाइन, ए इज करेक्ट, बी दूसरा दे दिया, बी इज करेक्ट तीसरा दे दिया, ए इज करेक्ट एंड बी इज सॉरी, ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग, चौथा दे दिया बच्चों कि ए गलत है और बी जो है सही है। तो ध्यान रखिएगा, 1503 अगर मेंशन होगा तभी आपका ये सही होगा कि पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की द्वारा कोचिन में 1503 में स्टैब्लिश की गई थी। वही जब हम सेकंड फैक्ट्री की बात करते हैं जो कि कन्नूर में 1505 में स्थापित किया गया था। जब हम 1534 की बात करते हैं, पुर्तगीज सक्सेसफुली गॉट द परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ बंगाल गयाजुद्दीन महमूद शाह टू ओपन फैक्ट्रीज एट सतगांव एंड चटगांव। तो अब चटगांव देख सकते हैं कि पुर्तगाली जो है, जो बंगाल के रूलर रहते हैं गयाजुद्दीन महमूद शाह, उनसे जो है उनसे कहते हैं टू ओपन फैक्ट्रीज एट, यहाँ से जो एक्चुअली अब परमिशन मिल जाता है इनसे पुर्तगीज को, बंगाल के जो रूलर रहते हैं गयाजुद्दीन महमूद शाह से चटगांव, और चटगांव में जो है फैक्ट्री ओपन करने की। वहीं हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस बाय पुर्तगीज फॉर द प्लंडरिंग एक्टिविटीज इन द बे ऑफ बंगाल। देखिए, हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस बाय पुर्तगीज फॉर प्लंडरिंग एक्टिविटीज इन द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करें, थोड़ी देर में जो है हमारा PYQ आ जाएगा, और ये आप यू कैन से यहाँ पे अगर हम PYQs वाले पॉइंट अभी हमारा डिस्कस नहीं भी होगा, तभी जो पॉइंट्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही पार्ट हैं। 1632 की जब हम बात करते हैं, मुगल किंग शाहजहां कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑल द एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द पुर्तगीज इन हुगली एंड इम्प्रिजन्ड थाउजेंड्स ऑफ पुर्तगीज रेजिडेंट। तो देख सकते हैं बच्चों की क्या लिखा हुआ है कि 1632 की बात करते हैं, किस मुगल राजा के द्वारा, रूलर के द्वारा पुर्तगीज के सभी स्टैब्लिशमेंट को जो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है हुगली में, एंड पुर्तगाली थाउजेंड्स ऑफ पुर्तगालियों को जो है जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो वो मुगल किंग शाहजहां रहते हैं। या फिर जो है एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या 1632 में 1632 की जगह अगर 30 मेंशन कर दिया, तो ध्यान रखिएगा 32 की हम बात कर रहे हैं, और मुगल किंग यहाँ पे शाहजहां की जगह जो है कोई और नाम दे दिया, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि शाहजहां था 1632 में मुगल रूलर, जिसके द्वारा पुर्तगीज सेटलमेंट्स को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और थाउजेंड्स ऑफ पुर्तगीज को जो है जेल के अंदर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जॉब चारनॉक की हम बात कर रहे हैं। हेड ऑफ द फैक्ट्री ऑफ द कासिम बाजार सिलेक्टेड सुल्तानतिया प्लेस इन कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ द हुगली फॉर ईस्ट इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर। दिस इज हाउ इन 1690 ही एस्टैब्लिश कलकत्ता एज द बेस ऑफ इंग्लिशमैन। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, जॉब चारनॉक की बात कर रहे हैं हम, हु वाज द हेड ऑफ द फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार। इसने जो है कौन सी जगह पे जो है ट्रेडिंग सेंटर को स्टैब्लिश करने के लिए चूज किया था? तो सुल्तानती, सुल्तानती कहाँ है बच्चों? कलकत्ता में एक जगह है, ना कि, अब देखिए सुल्तानती को चूज किया इसने, ना कि हुगली को, हुगली की जगह जो इसने सुल्तानती को चूज किया, किसके? फॉर द इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर। और यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि कलकत्ता में जो है 1690 में यहाँ कलकत्ता एज अ बेस ऑफ द इंग्लिशमैन, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं बंगाल बॉम्बे की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए बंगाल की हम यहाँ बात करें कलकत्ता, दिस इज हाउ इन 1690 ही एस्टैब्लिश कलकत्ता एज अ बेस फॉर इंग्लिशमैन। डच वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इन इंडिया। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम के लिए कि वो किसके द्वारा जो है, वो कौन यूरोपियन पावर था जिसने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भारत में शुरू किया? तो देखिए बच्चों, डच, ये डच थे जिन्होंने जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भारत में शुरू किया पहली बार। नेक्स्ट पॉइंट हम कर देखते हैं, 1602 की हम बात करते हैं, बाय अ रिजोल्यूशन पास बाय डच पार्लियामेंट यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश। अब देखिए
अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ जहां हम लोगों ने पॉइंट देखा कि डच जो है ज्वाइंट स्टॉक, पहली बार भारत में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले कौन थे? डच थे। अब देखिए डचों ने जो है डच पार्लियामेंट की जब हम बात करें, यहाँ हम हॉलैंड की बात कर रहे हैं, डच पार्लियामेंट की हम बात करें 1602 में 602 में जो है एक रिजोल्यूशन पास होता है और एक कंपनी स्थापित की जाती है। उस कंपनी का क्या नाम रहता है? उस कंपनी का नाम बच्चों रहता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी कैपिटल क्या रहती है? देखिए ये जो है इतने मॉन्जो गिल्डर्स जो हैं इसकी कैपिटल रहती है। देन दिस कंपनी हैड मोनोपोली टू डू ट्रेड, टू अटैक and win territories in India and eastern countries. Its eastern center was situated at Batavia, currently Jakarta. आप देख सकते हैं कि पूछा, यही सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी किस यूरोपियन पावर के द्वारा एक रिजोल्यूशन के माध्यम से 1602 में पास की गई थी। तो डच के द्वारा, डच पार्लियामेंट के द्वारा ये पास की गई थी। ये जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी है बच्चों, इन्हें जो है मोनोपोली दी गई थी फॉर द ट्रेड to attack and win territories in India and eastern countries. Its eastern center was situated in Batavia, currently Jakarta. Then the Eastern Empire of Dutch was operated and administered by this company. तो देख सकते हैं आप, जहां इस यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को डच पार्लियामेंट के द्वारा ये मोनोपोली दे दी जाती है कि इंडिया में जो है टेरिटरीज को जो है एनी हाउ इन्हें अटैक करके जीतना है, एंड ईस्टर्न कंट्रीज को भी इसी प्रकार से इन्हें जीतना है। एंड इट्स ईस्टर्न सेंटर वॉज, इसका जो ये जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित की गई थी डच पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास करके, इसका जो सेंटर आप कह सकते हैं ईस्टर्न सेंटर था, वो जकार्ता में था। Eastern Empire of Dutch was operated and administered by this company. Its partners worked as a private group. तो बस यहाँ पे आपको यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नाम याद रखना है। देन मोनोपोली इनको कहा कि किस किस चीज के लिए मोनोपोली दे दी गई थी, इसका जो है ईस्टर्न सेंटर कहाँ था, और कब जो है डच पार्लियामेंट के द्वारा रिजोल्यूशन पास किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं डच। अभी देखिए अभी लगातार हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे थे, पुर्तगीज के बारे में हम पढ़ रहे थे बच्चों। Now we are talking about the Dutch East India, डच के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डच कंस्ट्रक्टेड फोर्ट विलियम एट मॉडर्न कोची इन 1663। अब देखिए मैं बताती हूँ कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं। आफ्टर डिफीटिंग पुर्तगीज, कोची इन 1814 was included in the British settlements। अब देखिए बच्चों सीधा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि किसके द्वारा फोर्ट विलियम जो है मॉडर्न कोची में स्थापित किया गया था 1663 में बच्चों। तो ये डचों के द्वारा जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है फोर्ट विलियम कोची में इन मॉडर्न कोची 1663। लेकिन ये जो डच के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था फोर्ट विलियम मॉडर्न कोची में 1663 में, किसको हरा करके ये कंस्ट्रक्ट किया गया था? पुर्तगीज को हरा करके कंस्ट्रक्ट किया गया था। और यही कोची, जिस मॉडर्न कोची की हम बात कर रहे हैं जहां पे फोर्ट विलियम डचों के द्वारा स्थापित किया गया था 1663 में, उसी कोची को 1814 की जब हम बात करते हैं ये ब्रिटिश सेटलमेंट्स में चली जाती है। देन 1599 की हम बात करते हैं बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली। अब 1599 ग्रुप नेम मर्चेंट एडवेंचर्स फाउंडेड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए जहां हम लोगों ने अभी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था जो कि डच पार्लियामेंट में जो है रिजोल्यूशन पास करके बनाया गया था, उसी प्रकार से 1599 की जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है एक मर्चेंट एडवेंचर्स का ग्रुप था जिन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया था। इसी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या? द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज इन इंग्लैंड। देखिए जब हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया कवर किया था, वहां पे इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा था, बिकॉज दैट थ्योरेटिकल पार्ट में जो हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था वहां पे हम लोगों ने प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्कस किया था। चलिए हम देखते हैं अपने पॉइंट को। अब आपसे पूछ लेगा कि गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज इन इंग्लैंड, ये जो है किसौर, इसे जो हम किसौर नाम से जानते हैं तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं, जिसे फाउंड किया था मर्चेंट एडवेंचर्स ने 1599 में। दिसंबर 1600 की हम बात करते हैं, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम की हम बात यहाँ कर रहे हैं। इन दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ द इंग्लैंड ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए यही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज इन इंग्लैंड भी हम कहते हैं,
अब देखिए क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की थी, ऑफ ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द चार्टर फॉर 15 years टू ट्रेड विद द ईस्ट। देखिए लंदन के ईस्ट में जो कंट्रीज पढ़ रही हैं एक्चुअली वहां की हम बात कर रहे हैं। तो दिसंबर 1600 की बात है जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो है इन्हें एक चार्टर जो है ग्रांट कर दिया कि आप नेक्स्ट 15 years तक जो है ईस्ट में जो है ट्रेड कर सकते हैं। अकबर, अब ये क्वेश्चन जो अकबर वाला देखिए यहाँ से जो है 1 दिसंबर 1600 याद रखिएगा, समय कौन सा था, दिसंबर 1600। रूरल उस समय जो है किसके द्वारा परमिशन ग्रांट किया गया था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा जो है परमिशन ग्रांट किया गया था। किसको ग्रांट किया गया था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। चार्टर कब तक के लिए ग्रांट किया गया था, 15 सालों तक के लिए, जो ट्रेड विद द ईस्ट के लिए जो है ग्रांट किया गया था। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लेवेंट कंपनी इन 1593 गॉट चार्टर फॉर द लैंड ट्रेड विद द इंडिया। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस कौन सी कंपनी को 1593 में जो है चार्टर ग्रांट किया जाता है फॉर द लैंड ट्रेड विद इंडिया बच्चों, तो ये जो है लेवेंट कंपनी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, और ये मत सोचिएगा कि मैम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने लेकर के नहीं आ रही है, एक्चुअली ये पॉइंट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तो अभी जो है जैसे इनिशियली मैं इन चीजों को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जैसे हम PY क्विज करेंगे वहां पे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एंड इट्स माय वंस अगेन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज एक भी पॉइंट जो है स्किप मत कीजिए, पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए। चलिए हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर इन 1611, ये ध्यान रखिएगा 1611 में बताती हूँ मैं क्वेश्चन कैसे बनाया हुआ है। और रीन ऑफ जहांगीर याद रखिएगा आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश देयर फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है आपके सामने। किस मुगल एम्परर के समय में 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश की जाती है? अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली 3 क्वेश्चन बनेगा, एक जहांगीर से बना हुआ है, एक 1611 से बना हुआ है, एक मसूलीपट्टनम से बना हुआ है। तो जहांगीर के समय की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के समय में किस साल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश की जाती है? तो बच्चों ये 1611 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहांगीर के समय में 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश की जाती है? मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश की जाती है। देन इन 1613 की हम बात करते हैं, इंग्लिश एस्टैब्लिशमेंट देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत। देखिए जहां हम मसूलीपट्टनम की बात कर रहे थे बच्चों, मसूलीपट्टनम में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है टेम्पररी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया था। वहीं जब हम 1613 की बात करेंगे बच्चों, तो 1613 में परमानेंट, देखिए मसूलीपट्टनम वाली जो फैक्ट्री थी वो क्या थी बच्चों, टेम्पररी फैक्ट्री थी। वहीं जब हम इसकी बात कर रहे हैं सूरत वाली, तो सूरत वाली जो 1613 में जिसको एस्टैब्लिश किया जाता है बच्चों, वो परमानेंट फैक्ट्री रहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो क्लियर हो गया। 1613 में जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यानी कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंग्लिश आप जिसे कहेंगे, उनके द्वारा जो है फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत में एस्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एट सूरत इन 1660 एंड फॉलोड बाय द फ्रेंच इन 1660। अब देखिए यहाँ जैसे हम लोगों ने इंग्लिश का बात किया कि इंग्लिश ने जो है परमानेंट फैक्ट्री सूरत में 1613 में एस्टैब्लिश की थी, वहीं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिया आपके सामने कि सूरत में जो है 1616 में डचों के द्वारा भी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की जाती है। वहीं जब हम फ्रांसीसियों की बात करते हैं, 1668 की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 1668 में फ्रेंच के द्वारा जो है इसी सूरत में जो है अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की जाती है। अब देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पहले फैक्ट्री किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी सूरत में, इंग्लिश के द्वारा, देन आप कह सकते हैं फ्रेंच के द्वारा, देन डच के द्वारा, उसके बाद याद नेक्स्ट ऑप्शन में दे देगा फ्रेंच डच इंग्लिश, नेक्स्ट ऑप्शन दे देगा इंग्लिश डच फ्रेंच, तो उसके बाद दे देगा डच इंग्लिश फ्रेंच। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश ने जो है सबसे पहले अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी, परमानेंट फैक्ट्री जिसने हम कह रहे थे सूरत में 1613 में। उसके बाद डचों ने जो है अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की 1616 में, देन फ्रेंच ने एस्टैब्लिश की 1668 में। थॉमस बेस्ट वाज द इंग्लिश ऑफिसर हु डिफीटेड पुर्तगीज एट अ प्लेस नेम्ड सोली। अब देखिए अब एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि वो कौन था इंग्लिश ऑफिसर जिसने पुर्तगाली को हराया, पुर्तगीज को हराया
एक जगह पे जिसका नाम था सॉली। तो देखिए थॉमस बेस्ट जो है उस समय वो इंग्लिश ऑफिसर था जिसने डिफीट किया पुर्तगीज को एट अ प्लेस नेम सॉली। देन एक और क्वेश्चन पूछा कि थॉमस बेस्ट हु वाज द इंग्लिश ऑफिसर जिसने पुर्तगालियों को हराया, वो किस जगह पे हराया था? तो नेम था बच्चों उसका सॉली नाम था, सॉली नाम जगह पे जो है इसको हराया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जस्ट वेट, एक बार फिर से बोलूंगी, पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा। प्रीलिम्स में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अभी जैसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज को, वहां तुरंत आपको जो इन सभी पॉइंट्स से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इन 1661 द किंग ऑफ ब्रिटेन चार्ल्स सेकेंड मैरिड पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन। अब देखिए बच्चों, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड, जो ये हम कैथरीन की बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1661 किंग ऑफ ब्रिटेन, ये चार्ल्स सेकंड से क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिसीव मुंबई एज अ गिफ्ट विच वाज, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, फाइन। चलिए क्वेश्चन पूछा हुआ कि 1661 में किंग ब्रिटेन का वो कौन राजा था जिसकी शादी जो है पुर्तगीज की राजकुमारी प्रिंसेस कैथरीन से होती है, और बम्बई जो है, मुंबई की जिससे हम बात कर रहे हैं, मुंबई जो है एज अ डाउरी इसे रिसीव होती है चार्ल्स। तो देखिए चार्ल्स सेकंड थे जिनकी शादी कैथरीन से होती है, एंड रिसीव मुंबई एज अ गिफ्ट विच वाज रिलीज टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ 10 पाउंड एनुअली। तो देख सकते हैं आप कि कैसे मुंबई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में गया। जो किंग ऑफ ब्रिटेन थे चार्ल्स सेकंड, उनकी शादी जो है पुर्तगीज की जो राजकुमारी थी कैथरीन उनसे होती है, और पुर्तगालियों के द्वारा जो है किंग ऑफ ब्रिटेन को पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन की तरफ से जो है उनके फादर के द्वारा जो है किंग ऑफ ब्रिटेन को जो है मुंबई एज अ डाउरी गिफ्ट में दिया जाता है। देन किंग ऑफ ब्रिटेन चार्ल्स सेकंड जो है आप कह सकते हैं इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है लीज पे दे दिया मुंबई, और कितने अमाउंट पे, 10 पाउंड एनुअली पेमेंट पे जो है इन्होंने लीज पर दे दिया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुंबई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इंग्लिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे जॉन चाइल्ड। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, let's start. English governor of the Bombay John Child in 1688 surrounded Mughal ports in Bombay and other Mughal ports on the western coast and tried to imprison Hajj travelers going to Makkah. As a result of which Aurangzeb expelled him from India. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि वो कौन था गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अब ये जॉन चाइल्ड की जगह जो है हम यहाँ पे XYZ सपोज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि हु वाज द इंग्लिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे इन 1688 जिसने जो है मुगल पोर्ट्स को जो है वो surrounded मुगल पोर्ट्स इन बॉम्बे एंड अदर मुगल पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड ट्राइड टू इम्प्रिजन हज ट्रेवलर्स। अब देख सकते हैं कि हज ट्रेवलर्स जो मक्का जा रहे थे उन्हें भी इसने जो है रोक लिया था, जेल में डाल दिया, बंदी बनाने की कोशिश की थी। इन सब चीजों की वजह से जो औरंगजेब था इस इंग्लिश गवर्नर पे जो है गुस्सा होता है और उसे भारत से बाहर जो है एक्सपेल कर देता है। वो कौन रहता है बच्चों? जॉन चाइल्ड रहता है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जॉन चाइल्ड के बारे में जो है पूछ रहा था क्वेश्चन, ईयर भी आपसे पूछ सकता है 1688। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ठीक है वो जो इंग्लिश गवर्नर रहता है जॉन चाइल्ड 1688 में इसने जो मुगल पोर्ट्स को जो कि बॉम्बे में जो मुगल पोर्ट्स है उसको सराउंड कर लेता है एंड मुगल पोर्ट्स और वेस्टर्न कोस्ट को भी जो सराउंड कर लेता है। तो आखिर में जो है वो कौन सा मुगल रूलर रहता है जिसने इस जॉन चाइल्ड को जो है भारत से बाहर खदेड़ दिया था? तो ये बच्चों औरंगजेब के समय में होता है। औरंगजेब इस समय जो है मुगल रूलर रहता है। 1688 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वार के बारे में। थोड़ी देर में जो है बच्चों हमारा ये जो जिस्ट है घटना चक्र का वो कवर हो जाएगा। उसके बाद सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज
आप सभी लोग जो है सभी पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बिकॉज पीवाई कीज के लिए जो है ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कर्नाटिक वार का ईयर याद रखिएगा, 1746 से 48 की बात हम कर रहे हैं। अब यहां से पूछा हुआ, जब ईयर तो आप लोग को याद होना ही चाहिए कि कब हुआ था ये फर्स्ट कर्नाटिक वार। 1746 से 48 की हम बात कर रहे हैं। इट वॉज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द वार ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रेलिया विच स्टार्टेड इन 1740। तो देखिए ऑस्ट्रिया में जो है एक वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था, उसी का एक्सटेंशन आपको जो है भारत में फर्स्ट कर्नाटिक वार के रूप में देखने को मिलेगा। वार ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया की जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे तो वहां पे जो है इस पॉइंट को हमें पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ऑस्ट्रिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे, देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वार का जो है ईयर याद रखिएगा, 1746 से लेकर के 48। और ये जो एक्सटेंशन था, किस वार का एक्सटेंशन था? वार ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया का जो ये कह सकते हैं आप एक्सटेंशन था, विच स्टार्टेड इन 1740। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 1746। देखिए पहला कर्नाटिक युद्ध, जो प्रथम कर्नाटिक युद्ध की जब हम बात कर रहे हैं, वहां पे हम लोगों ने 1746 से लेकर के 48 की बात की। अब हम बात करें 1746 में इंग्लिश एंड फ्रेंच स्टार्टेड वार विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर होम नेशंस इन इंडिया। अब आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन में और फ्रांस में जो है बैठे बैठे उन लोगों को नहीं बताया गया, और इंग्लिश और फ्रेंच भारत में जो है एक दूसरे से लड़ने लगे। 1746 की हम बात कर रहे हैं। English army under the leadership of Captain Burnett seized the French ships. This was an immediate reason for the war. अब आप कह सकते हैं कि आखिर ये वार जो है, जो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हो रहा था, कोई ना कोई कारण तो बना ही होगा कि ये एक दूसरे से युद्ध करने लगे। तो जो इंग्लिश आर्मी थी, इंग्लिश आर्मी का जो कैप्टन था, कैप्टन बर्नेट, उसने क्या किया, फ्रेंच की फ्रांसीसियों की शिप्स को जो है इसने जो है सीज कर लिया था। तो यही एक जो है युद्ध का जो इमीडिएट कारण बन गया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर द वार बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। तो देखिए यही है कि इंग्लिश आर्मी अंडर लीडरशिप ऑफ द कैप्टन बर्नेट, इसने जो फ्रेंच शिप को जो है सीज कर लिया था, और यही जो है इमीडिएट रीजन बन जाता है फॉर वार बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, 1746 की हम बात करें, ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वार। ईयर तो आप लोग को पता ही चल गया, 1746 से लेकर के बच्चों 1748 की बीच की बात हम कर रहे हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वार, द नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन सेंट एन आर्मी ऑफ द 10,000 men under the leadership of महफूज खान to attack the French। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से जो है प्रथम कर्नाटिक वार में नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन ने क्या किया, 10,000 आर्मी जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ महफूज खान, उसने जो है फ्रांसीसियों पे, फ्रेंच पे अटैक करने के लिए भेज दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि प्रथम कर्नाटिक वार के समय में जो नवाब ऑफ कर्नाटिक रहते हैं अनवरुद्दीन, उन्होंने किसकी लीडरशिप में फ्रांसीसियों पे जो है हमला करने के लिए 10,000 लोगों की आर्मी भेज दी। तो महफूज खान की लीडरशिप में इन्होंने जो है 10,000 मैन की आर्मी जो है भेजी थी फ्रेंच पे अटैक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन पैराडाइज द फ्रेंच डिफीटेड द फोर्स ऑफ नवाब एट अ प्लेस कॉल्ड द सैंथोम ऑफ अडयार रिवर। तो आप देख सकते हैं जहां नवाब ऑफ कर्नाटिक जो अनवरुद्दीन रहता है, वो जो है 10,000 आदमी 10,000 मैन की जो है आर्मी महफूज खान की लीडरशिप में फ्रेंच पे अटैक करने के लिए भेजता है। वहीं जब हम फ्रांस की बात करेंगे, फ्रांसीसियों की हम बात करेंगे, अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन पैराडाइज द फ्रेंच डिफीटेड द नवाब ऑफ द फोर्स ऑफ नवाब एट अ प्लेस कॉल्ड द सैंथोम। देखिए जहां 10,000 लोगों की आर्मी भेजी थी नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन ने, उसको जो है फ्रेंच ने, फ्रांसीसियों ने हरा दिया। किसकी लीडरशिप, उसकी जो फ्रेंच की आर्मी थी उसको लीड कौन कर रहा था, कैप्टन पैराडाइज लीड कर रहा था। और किस जगह हराया था बच्चों, आडियार रिवर के पास हरा दिया गया था। विद द एंड ऑफ द वार इन द यूरोप, द वार इन इंडिया एंडेड टू विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले कहिए आप 1748 में। पहला कर्नाटिक वार हम लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले, 1746 से लेकर के 1748 तक जो है चला था। अब देख सकते हैं जैसे ही जो है आपको यूरोप में इन लोगों के बीच में जब वार खत्म होता है, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में भी जो है ये जो युद्ध था वो खत्म होता है। लेकिन खत्म होने के लिए एक ट्रीटी साइन की जाती है, और ट्रीटी कौन सी होती है, एक्सला-चैपले या फिर एक्सला-चैपले जो है ट्रीटी साइन की जाती है। ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार एंडेड एंड मद्रास वाज अगेन
ग्रांटेड टू इंग्लिश, तो आप देख सकते हैं कि जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार चल रहा था वो खत्म होता है और मद्रास जो है वापस इंग्लिश को दे दी जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ कि मद्रास वॉज अगेन ग्रांटेड टू हुम, तो ग्रांटेड टू इंग्लिश, फ्रेंच मत लिख दीजिएगा या फिर डच मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डुप्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम यूज टैक्टिक्स विच गाइडेड द फ्यूचर कैंपेन्स फॉर द इंग्लिश ऑफ द इंग्लिश मैन। देखिए डुप्लेक्स वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। It was Dupleix who appointed European forces into Indian courts on the Indian expenditure and interfered in the internal conflict of kingdoms। अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेंशन किया गया है कि ये डुप्लेक्स ही है जिसकी वजह से या फिर कह सकते हैं जिसने जो है यूरोपियन फोर्सेस को इंडियन कोर्ट्स यानी कि इंडियन रूलर्स की कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, इंडियन रूलर्स के कोर्ट में जो यूरोपियन फोर्सेस को अपॉइंट किया रखा। और पैसा कौन दे रहा था? ये जो यूरोपियन फोर्सेस थी, जो आर्मी थी इनकी ब्रिटिश की, जो इंडियन कोर्ट में रह रही थी, उसका एक्सपेंडिचर भी ये इंडियन रूलर ही दे रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि इंडियन रूलर के कोर्ट में जो है यूरोपियन फोर्सेस रह रही हैं, इंडियन एक्सपेंडिचर पे रह रही हैं, प्लस जो भी रूलर हैं जिनके कोर्ट में ये लोग रह रहे हैं उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट में जो है ये इंटरफियर भी करेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक विदेशी जो है अब इंडियन रूलर के कोर्ट में जो है इंडियंस के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है विदेशी फोर्सेस को, और वो जो विदेशी फोर्सेस हैं वो जो है इंटरनल इनके इंडियन रूलर्स के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करेंगे इन द लाइट ऑफ यूरोपियन इंटरेस्ट एंड सोन द सीड्स ऑफ यूरोपियन रूल इन इंडिया। और इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे भारत में जो यूरोपियन रूल जो है स्थापित होते जा रहा था। कॉलबर्ट की हम बात करेंगे, पॉइंट ध्यान रखिएगा, डुप्लेक्स वाला जो है इसी ने जो है अपॉइंट किया था यूरोपियन फोर्सेस को इनटू द इंडियन कोर्ट्स ऑन द इंडियन एक्सपेंडिचर। कॉलबर्ट की हम बात करेंगे, मिनिस्टर ऑफ लुइस 14 formed the French East India Company in 1664, which is also known as the Compagnie des Indes Orientales। देखिए जो हम लोग ने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था, पहला लेक्चर आपको जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया मिलेगा, उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। आफ्टर दैट ये वाला सेशन सुनिएगा, देन जो PYQs हमारा लगातार चलते चलेगा सीरीज, उसको जरूर आप लोग सुनिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लुइस 14 के किस मंत्री के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में जो स्थापित की गई थी बच्चों? कॉलबर्ट था। कॉलबर्ट के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में जो है स्थापित की गई थी। ये कॉलबर्ट बच्चों मिनिस्टर था लुइस 14 का, जिसे हम ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे एक और नाम से जाना जाता है, कंपनी डेश इंडिस ओरिएंटलिस। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये नाम भी याद रखिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी याद रखिएगा, 1664 भी याद रखिएगा, कॉलबर्ट भी नाम याद रखिएगा, लुइस 14 भी याद रखिएगा। इन सभी जगह से क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए कॉलबर्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ, लुइस 14 से क्वेश्चन पूछा हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन पूछा हुआ, 1664 से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैंपेन डी इंडिस ओरिएंटलिस से जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सभी पॉइंट्स से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को बताते जा रही हूँ, प्लीज आप लोग जो है इसको नोटेड डाउन करते चलिएगा, सो दैट आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, और इस एक्सपेंडिचर वॉज सस्टेन्ड बाय द स्टेट। 1667 की हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये कंपनी बनाई गई थी। जबकि कॉलबर्ट क्या था? मिनिस्टर था लुइस 14 का। गवर्नमेंट के द्वारा ये कंपनी बनाई गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही थी, गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग भी की जा रही थी। इसी वजह से आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे आपका, और इस एक्सपेंडिचर वॉज सस्टेन्ड इन बाय द स्टेट इन 1667 Francois Caron headed an expedition to India, setting up a factory in Surat in 1668। अब देखिए बच्चों 1667 की जब हम बात करते हैं, फ्रैंकोइस कैरन हेडेड एन एक्सपेडिशन टू इंडिया सेटिंग अप फैक्ट्री इन सूरत। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ पे जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की बात की जा रही थी, सूरत में। 1667 में जो है ये फ्रैंकोइस कैरन था जिसने भारत पे एक्सपेडिशन किया और फैक्ट्री स्थापित की 1668 में। मरकारा की हम बात करेंगे, मरकारा पर्शियन हु अकम्पनीड कैरन, ये फ्रैंकोइस कैरन की हम बात करें, फाउंडेड अनदर फ्रेंच फैक्ट्री इन द मसूलीपट्टनम इन 1610। अब आप देख सकते हैं या हम फ्रांसिसियो की बात करें, सूरत में जो 1668 में फैक्ट्री स्थापित किया।
देन मसूलीपट्टनम की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे 1669 में जो है फैक्ट्री स्थापित की जा रही थी आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। तो आप देख सकते हैं 1668 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की गई, मसूलीपट्टनम में 1669 में बच्चों फैक्ट्री स्थापित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डच इस्टैब्लिश their first factory at मसूलीपट्टनम in Bengal। they established their first factory at पिपली। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि डचों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम में। देन फर्स्ट फैक्ट्री जो है बंगाल में कहाँ स्थापित की थी, तो बंगाल में डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री बच्चों पिपली में स्थापित की जाती है। ट्रेड विद बंगाल started properly when Dutch in 1653 established their factory in चिंसूरा। अब आप देख सकते हैं कि बंगाल से क्वेश्चन पूछा हुआ कि बंगाल में डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाती है, पिपली में स्थापित की जाती है। एंड डचों के साथ जो है आप कह सकते बंगाल के साथ जो है प्रॉपर जो ट्रेड की अगर हम बात करेंगे, जब डच 1653 में जो है फैक्ट्री चिंसूरा में स्थापित करते हैं, वहां से जो है आप कह सकते हैं सही तरीके से व्यापार होना शुरू होता है। चिंसूरा द डच फोर्ट वॉज कॉल्ड गुस्तावुस फोर्ट। तो अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ कि चिंसूरा में जो डच फोर्ट स्थापित किया गया था उसे हम किस नाम से जानते थे, गुस्तावुस फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपियंस गॉट हाई ग्रेड ओपियम सॉल्ट पेटर फ्रॉम द बिहार। बिहार वॉज फेमस फॉर ओपियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब देखिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ बिहार वाला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर द ओपियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो बच्चों ध्यान रखिएगा ये बिहार था, बिहार जो ओपियम के लिए फेमस था ब्रिटिशर्स के समय में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अब ये जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले याद रखिएगा पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच रिस्पेक्टिवली। अब देखिए पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में हम लोगों ने वास्को ड गामा वाला पढ़ा था। देन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करते हैं बच्चों, Dutch East India Company 1602. Then the governor and the company of the merchants of the trading into the East Indies 1599। इस्टेब्लिशमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, डनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे 1616 एंड कैमरन डी डिश इंडिस ओरिएंटल 1664। अब देखिए आप बच्चों सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सी कंपनी जो है किस ईयर में स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए जो हम लोगों को आप कह सकते हैं जो जिस्ट दिया हुआ था स्टार्टिंग में घटना चक्र में, उन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पॉइंट पे, और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगी कि जितने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं हर पॉइंट का जो है सभी पॉइंट्स आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुने होंगे। अब जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबका जवाब आप लोग जो है सही देंगे। चलिए, इन विच ईयर वास्को ड गामा अराइव्ड एट कैलिकट, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया था, थ्योरेटिकल पार्ट भी किया है, और जो प्रीवियसली जो क्वेश्चंस में आए हुए हैं उनके भी जो है आंसर्स को हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। अब चलिए क्वेश्चन हमारा, कब जो है वास्को ड गामा कालीकट में जो है भारत में जो है कालीकट पोर्ट पे पहुंचते हैं? ए 1350 एडी, बी 1498 एडी, सी दिया हुआ 1530 एडी, डी दिया हुआ 1612 एडी। आप लोगों को मैं 30 सेकंड का समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा आप लोग जो है इसका सही जवाब देने की। जिस समय भी आप लोगों के सामने ये रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई आप लोग जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारा चल रहा है। इसके बाद जो है पार्ट 2 आएगा घटना चक्र का। देखिए जहां पे हम लोग जो है इसी अराइवल ऑफ द यूरोपियन पावर्स इन इंडिया को कवर करेंगे। देन वी विल कवर द नेक्स्ट पॉइंट, मीन्स आप कह सकते हैं टाइम मिलेगा 1 घंटे में तो हमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब्स ऑफ बंगाल के बारे में जो उसका भी जिस्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आते हैं इसके पॉइंट पे। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है 1498। ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से देखा था। 1498 वॉज द ईयर व्हेन वास्को ड गामा अराइव्ड एट कालीकट पोर्ट, जहां पे ज़ेमोरिन नाम के रूलर के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वास्को इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं जो कि दिया हुआ है घटना चक्र में। एंड आप सभी लोगों को पता है कि ये घटना चक्र बुक आप लोगों के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर यूपीपीसीएस एंड
अदर स्टेट पीसेस एग्जाम्स। चलिए हम देखते हैं वास्को ड गामा 1498 में इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे जो है पहुंचते हैं, जहां पे जो है कालीकट पोर्ट पे, और वहां पे एक लोकल रूलर जैमोरिन नाम के एक लोकल रूलर रहते हैं, जिनके द्वारा इनका जो है कालीकट पोर्ट पे स्वागत किया जाता है। इतनी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी चीजें हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में डिस्कस कर ली हैं। कौन कौन जो है वाइस राय था, कौन गवर्नर था, ये सभी पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। देखिए एक बार फिर से आ गया, व्हेन डिड वास्को ड गामा केम टू इंडिया। अब इसमें यहाँ पे मुझे आप लोगों को समय देने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को सीधा इसका पता है 1498 इज द करेक्ट आंसर। जब कालीकट पोर्ट पे वास्को ड गामा पहुंचते हैं और जैमोरिन नाम के किंग के द्वारा इनका कालीकट पोर्ट पे जो है स्वागत किया जाता है। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को हम पूरा देख लेते हैं, सो दैट अभी आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। वास्को ड गामा अर्न 60 टाइम्स, ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, मोर प्रॉफिट इन द यूरोप बाय ब्लैक पेपर ट्रेड फ्रॉम द इंडिया विच इनकरेज अदर पुर्तगीज ट्रेडर्स। आप देख सकते हैं क्योंकि इनको 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट अर्न हुई थी वास्को ड गामा की जब ये ब्लैक पेपर ले जाकर के भारत से यूरोप में बेचे थे। इस वजह से जो अदर पुर्तगीज ट्रेडर्स थे वो भी जो है भारत की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। द पुर्तगीज मर्चेंट्स एस्टैब्लिश्ड देयर कमर्शियल फर्म्स इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ कलिकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की हम बात करते हैं जो कि 1505 में जो है भारत में आता है। He was the first Portuguese viceroy and Albuquerque came to India in 1509 after him as a new viceroy। तो देख सकते हैं कि 1505 में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पोर्तुगीज वाइसराय के रूप में आता है। वहीं जब हम अल्बुकर्क की हम बात करें 1509 में जो है ये नेक्स्ट वाइसराय के रूप में वापस भारत में आता है। यही अल्बुकर्क क्या करता है, 1510 में गोवा को कैप्चर कर लेता है फ्रॉम द रूलर ऑफ द बीजापुर आदिल शाह से, और पुर्तगीज मेंटेन गोवा एज द एपिसेंटर ऑफ देयर कल्चरल एंटिटी। चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, काफी अच्छे से हम लोगों ने चीजों को कवर किया है। ये हम लोगों को पता चल गया 1498। आप लोगों को सभी बच्चों को जो इसका आंसर पता है C1। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। देखिए बच्चों इसके बारे में भी आप लोगों को पता है, काफी बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को ड गामा एट कालीकट। अब देखिए क्या कह रहा, किसने जो है वास्को ड गामा का 1498 में जब वास्को ड गामा कालीकट पोर्ट पे पहुंचते हैं तो किस रूलर के द्वारा स्वागत किया जाता है। ए गैस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जामोरिन, डी डॉन अहनाइडा। तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, क्विकली गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। वास्को ड गामा जब 1498 में इंडिया वेस्टर्न कोस्ट पे जो है कैलिकट पोर्ट पे पहुंचते हैं, उनका स्वागत किस रूलर के द्वारा, किस किंग के द्वारा किया जाता है बच्चों। तो जैमोरिन नाम के रूलर के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। हम लोगों ने काफी अच्छे से चीजों को पढ़ा है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सी वॉज द करेक्ट वन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर द ट्रेड। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में पढ़ा कि वो कौन यूरोपियन पावर था जो पहली बार भारत में व्यापार के लिए आता है। ए डच, बी इंग्लिश, सी फ्रेंच, डी पुर्तगीज। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2007, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004, यूपीपीसीएस प्री 2000, यूपीपीसीएस प्री 1993, यूपीपीसीएस प्री 1990। यू कैन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉट ओनली इन द यूपीपीसीएस बट ऑल्सो इन द यूपीएससी एज वेल एज इन अदर स्टेट एग्जाम्स। के लिए हम क्वेश्चन हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि वो कौन सा यूरोपियन पावर था जो भारत में पहली बार आता है। 30 सेकेंड का मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई टू गिव द पॉजिटिव आंसर। चलिए इसका सही जवाब हम देखते हैं बच्चों। इसका सही जवाब है पुर्तगाली जो है वो पहले यूरोपियंस थे जो भारत में अराइव करते हैं। 1498 हम लोगों ने देखा था कि 1498 में ये भारत में पहुंचते हैं। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, और कौन आता है, वो वास्को ड गामा आते हैं, कालीकट पोर्ट पे पहुंचते हैं। अब्दुल मजीद नाम के जो है एक गुजराती गाइड की उसमें जो है ये लीडरशिप में गुजराती गाइड जो रहते हैं अब्दुल मजीद, उन्हीं के नेतृत्व में ये भारत में पहुंचते हैं।
देन जमोरिन नाम के एक लोकल किंग के द्वारा इनका कैलिकट पोर्ट पे वास्को ड गामा का जो है स्वागत किया जाता है। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं बच्चों। द पुर्तगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू केम टू मेडिवल इंडिया फॉर ट्रेड। First Portuguese and European Vasco da Gama reached the coast of Calicut in 1498 after a long way with the help of Gujarati route guide Abdul Majid. The sequence of the arrival of European trade powers, ध्यान रखिएगा, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच, ये जो है सीक्वेंस है, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच, याद रखिएगा बच्चों आप लोग। पुर्तगीज जो है भारत में 1498 में आते हैं, ये जो है सबसे जो है आखिरी में जो है भारत से जाते हैं 1961 में। ये भी पॉइंट हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। आज का सेशन बच्चों हमारा यही पे एंड होता